नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका एनसीईआरटी के इस प्रश्नावली के क्वेश्चन की दुनिया में। आइए समझते हैं अगला जो अध्याय है श्वसन और गैसों के विनिमय। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। गिल्स यानी क्लोम द्वारा श्वसन को क्या कहलाता है? यानी कि जो गिल्स के द्वारा जीव श्वसन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रोंकियल श्वसन कहा जाता है। साधारण विसरण द्वारा श्वसन क्या कहलाता है? बताइए, साधारण विसरण द्वारा श्वसन को क्या कहा जाता है? स्पंज, सिलंटेटा और चपटा कृमि यानी कि फ्लैटवर्म को साधारण विसरण द्वारा श्वसन कहा जाता है। केंचुआ सांस कैसे लेता है? नम त्वचा के द्वारा। कीट में श्वसन नलिका का एक जाल होता है जिसे डैश कहा जाता है। जो कीट होता है उसमें श्वसन के लिए नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो श्वसन नलिका कहा जाता है। क्लोम का उपयोग कौन करता है? जो क्लोम होता है श्वसन अंग, उसका उपयोग कौन से जीव करता है? बताइए। जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछली करता है। जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछली करता है। ठीक। मेढक त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, मेढक त्वचा के माध्यम से श्वसन कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। डायग्राम 1 में दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य दिखाया गया है। ए से के तक नामांकित करें। देखिए यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। यहाँ पर अब ए से लेकर के तक आरेख में नामांकन करना है। देखिए ए हो जाएगा कंठछद जिसको अंग्रेजी में एपिग्लोटिक्स बोलेंगे। बी हो जाएगा कंठ जिसको ग्लोटिक्स बोलेंगे। सी हो जाएगा श्वासनली। डी हो जाएगा दो फुफ्फुसिया आवरण झिल्ली। ई हो जाएगा कुपिका। एफ हो जाएगा दोनों फुफ्फुस झिल्ली के बीच का फुफ्फुस आवरणी द्रव। जी हो जाएगा श्वसनिकाएं। आई हो जाएगा फेफड़ा। जे हो जाएगा ये कटा हुआ पसली का छोड़। के हो जाएगा श्वसनी। समझे? तो ये हुआ श्वसन तंत्र का आरेखीय दृश्य का नामकरण कर दिया। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझते होंगे और आप खुद जवाब देते होंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। नाक कक्ष किसमें खुलता है? जो नाक का कक्ष है वो किसमें खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी डैश द्वारा डैश में खुलता है। ग्रसनी किसके द्वारा किस में खुलता है? तो ग्रसनी कंठ के द्वारा श्वास नली में खुलता है। डैश को ध्वनि पेटिका कहा जाता है। क्या है जिसको कि साउंड बॉक्स यानी कि ध्वनि पेटिका कहा जाता है? बताइए। कंठ को ध्वनि पेटिका या लेरिंग्स को ध्वनि पेटिका कहा जाता है। स्वर यंत्र एक पेशीय बॉक्स है, सही या गलत? तो क्या होगा? स्वर यंत्र एक उपास्थीमय बॉक्स है, यानी कि ये बात गलत हो जाएगा। स्वर यंत्र एक पेशीय बॉक्स है, ये गलत बात है। क्या है? स्वर यंत्र एक उपास्थीमय कॉटिलेजिनस बॉक्स है। एपिग्लोटिक्स एक पतली या मोटी पेशिया या कॉटिलेजिनस फ्लैप है। तो एपिग्लोटिक्स कैसा है? एक पतली और कॉटिलेजिनस यानी कि उपास्थीमय फ्लैप होती है। अगला, एपिग्लोटिक्स डैश में भोजन के प्रवेश को रोकता है। जो एपिग्लोटिक्स है, जो कंठछद है, वो भोजन के प्रवेश को किस चीज में रोकता है? भोजन के प्रवेश को कंठ में यानी कि लेरिंग्स में रोकता है। श्वासनली डैश वक्षीय कशेरुकी स्तर पर विभाजित होता है। श्वासनली 5वें वक्षीय कशेरुकी स्तर पर विभाजित होता है। उन संरचना के नाम बताइए जो अपूर्ण कॉटिलेजिनस रिंग से आलंबित होता है। तो क्या है वो संरचना का नाम? 5 वो संरचना है। पहला देखिए, पहला हो गया श्वासनली, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर प्रारंभिक श्वसनिकाएं। हमारा 5 हो गया जो कि अपूर्ण कॉटिलेजिनस रिंग से आलंबित होता है। सी आकार के संरचना से आलंबित होता है। कुपिका यानी कि एल्वियोलाई में अनियमित भित्ति होती है, सही या गलत? सही। कुपिका यानी कि एल्वियोलाई वाहिका युक्त संरचना होती है, सही या गलत? तो इसका उत्तर सही। फेफड़े की 2 परत के बीच डैश मौजूद होता है। जो फेफड़े का 2 परत था उसके बीच क्या मौजूद था? बताइए। उसके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव मौजूद था। फुफ्फुस आवरण एक स्तरीय या 2 स्तरीय झिल्ली है। बताइए। जो फुफ्फुस का आवरण प्लूरा होता है वो 1 स्तरीय है या 2 स्तरीय है? तो फुफ्फुस का आवरण जो प्लूरा है वो 2 स्तरीय झिल्ली होता है। बाहरी फुफ्फुस झिल्ली डैश के निकट में होता है। जो बाहर का फुफ्फुस का झिल्ली होता है, फेफड़े का जो झिल्ली होता है, वो किस चीज के संपर्क में होता है? बताइए।
जो बाहरी फेफड़े का झिल्ली होता है वो वक्षीय परत के संपर्क में रहता है। फुफ्फुस आवरणी फुफ्फुस द्रव का क्या काम है? जो फुफ्फुस आवरणी द्रव है, फुफ्फुस आवरण के दोनों फुफ्फुस आवरण द्रव के बीच में उसका क्या काम है? क्या काम है? तो फेफड़े के सतह पर घर्षण यानी स्नेहन को कम करना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चालन भाग कहाँ समाप्त होता है? चालन भाग कहाँ पर समाप्त होता है? जो विनिमय भाग है वो कहाँ पर समाप्त होता है? बताइए। सॉरी, विनिमय भाग नहीं, चालन भाग जिसे श्वसन भाग भी कहा जाता है। तो श्वासन भाग कहा जाता है। चालन भाग कहाँ पर समाप्त होता है? अंतिम श्वसनिकाओं तक। शुरू कहाँ से होता है? नासा छिद्र से। श्वसन भाग का निर्माण किससे होता है? जो अब श्वसन भाग देखिए, श्वासन नहीं है, श्वसन भाग है। श्वसन भाग का निर्माण किससे होता है? तो कुपिका और उनकी नलिकाओं से। अगला क्वेश्चन पढ़िए, श्वसन भाग को श्वसन तंत्र का डैश भाग भी कहा जाता है। श्वसन भाग को श्वसन तंत्र का क्या भाग कहा जाता है? तो श्वसन भाग को श्वसन तंत्र का विनिमय भाग कहा जाता है। चालन भाग के कार्य बताइए चालन भाग का क्या कार्य है? चालन भाग का कार्य 4 कार्य है, बताना है क्या सब कार्य है। तो पहले तो वायुमंडल से वायु को फेफड़े में तक पहुंचाना, फेफड़े के कोशिका तक पहुंचाना। दूसरा, वायु को आर्द्र करना। तीसरा, वायु को बाह्य कणों से मुक्त करना। और चौथा, वायु को आर्द्र करना, वायु को बाह्य कणों से मुक्त करना। और चौथा, वायु को शरीर ताप तक पहुंचाना या लाना। अगला, वक्ष गुहा शारीरता एक वायुरोधी कक्ष है, सही या गलत? बताइए उत्तर क्या होगा? वक्ष गुहा शारीरता एक वायुरोधी कक्ष है, यानी कि सही बात है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में डैश, अधर भाग में डैश, पार्श्व में डैश और नीचे डैश द्वारा बनता है। बताइए, जो पृष्ठ भाग में क्या होता है, अधर भाग में क्या होता है, पार्श्व और नीचे क्या चीज से बनता है? चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में जो पीछे का क्षेत्र होता है उसमें कशेरुकी दंड से होता है, और अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियां, नीचे डायफ्राम द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। 28, हम फेफड़े की आयतन में सीधे बदलाव नहीं कर सकते हैं, सही या गलत? सही बात। डैश गुहा के आयतन, किस गुहा के आयतन में कोई परिवर्तन फुफ्फुस गुहा में परिलक्षित होता है? बताइए वो कौन सा गुहा है जिसमें अगर कोई भी परिवर्तन हो गया तो फेफड़ा में भी परिवर्तन होगा? बताइए, प्रतिबिंबित होगा या परिलक्षित होगा या हमें दिखाई देगा? तो वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन होगा तो फेफड़े या फुफ्फुस गुहा में भी परिलक्षित होगा। टाइप 2 कुपिकीय कोशिका डैश स्रावित करती है, जो सतह के तनाव को कम करती है। जो दूसरे टाइप का कुपिकीय कोशिका है वो क्या स्रावित करता है? जो सतह के तनाव को भी कम करता है। तो ल्यूब्रिकेशन, अरे ल्यूब्रिकेशन नहीं, इसका क्या नाम था? इसका नाम बोल रहे हैं भाई, एक मिनट, हम आपको आंसर देख के बता रहे हैं। 30 का लेसिथिन, यानी कि जो टाइप 2 कुपिकीय कोशिका है वो लेसिथिन स्रावित करता है, लेसिथिन। ठीक समझे? आइए अगला टॉपिक के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पढ़िए सवाल, अंतःश्वसन तब होता है जब वायुमंडल दाब से फेफड़े की वायु का दाब सकारात्मक या नकारात्मक होता है। बताइए अंतःश्वसन किस परिस्थिति में, किस शर्त पर होगा? जब अंतःश्वसन, जब वायु का दाब सकारात्मक होगा या नकारात्मक, कब होगा? मानव में बात कर रहा है, बताइए। जब अंतःश्वसन तब होगा दोस्तों जब वायुमंडल के दाब फेफड़े की वायु के दाब से नकारात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वायुमंडल का दाब अधिक होगा और फेफड़े का दाब कम होगा तब ही अंतःश्वसन हो सकता है।
श्वसन पेशियां बताइए, जो श्वसन में पेशी भाग लेता है वो पेशी का नाम बताइए। क्या है वो पेशी जो श्वसन में भाग लेता है? उस पेशी का नाम है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसको कि हिंदी में बोले तो बाह्य अंतर परसुकी पेशियां भी कहा जाता है। और क्या भाग लेता है? तो डायफ्राम। ठीक, ये दोनों पेशियां भाग लेता है किसमें? श्वसन में। सामान्य निःश्वसन में प्रयुक्त होने वाली पेशी, देखिए निःश्वसन में कोई पेशियां प्रयुक्त भाग नहीं लेता है, क्योंकि जब डायफ्राम और बाह्य अंतर परसुक पेशियां पुनः अपने पुराने आकार में आ जाता है तो सांस बाहर आ जाता है। हाँ, लेकिन बलपूर्वक निःश्वसन में कुछ पेशियां प्रयुक्त होती है, जैसे कि उदर की पेशियां और अंतर परसुकी पेशियां। अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन में डैश पेशी द्वारा वृद्धि होता है। बताइए, अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन में कौन सी पेशी द्वारा वृद्धि होता है? तो सुनिए आंसर, अग्रपश्च अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन में डायफ्राम पेशी द्वारा वृद्धि होती है। पृष्ठीय यानी कि पृष्ठ उदर अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन में किस पेशी के द्वारा वृद्धि होता है? तो पृष्ठ उदर अक्ष में वक्ष गुहा के आयतन में बाह्य अंतर परसुकी पेशी द्वारा वृद्धि होता है। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां यानी कि बाह्य अंतर परसुकी पेशियां डैश और डैश को ऊपर उठाती है। बाह्य अंतर परसुकी पेशियां किस चीज को ऊपर उठाने में मदद करता है? उरोस्थी और पसली को ऊपर उठाती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर बताइए। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 16 बार होता है। ठीक, हर मिनट में 12 बार से 16 बार धड़कता है। क्या? एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर। श्वसन गतिविधि में शामिल वायु के आयतन का आकलन किस चीज की सहायता से किया जाता है? बताइए, जो श्वसन गतिविधि है उसमें शामिल वायु का आयतन के आकलन करने के लिए कौन सा यंत्र का सहायता लेते हैं? बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? कि जब श्वसन की गतिविधियों में जो वायु शामिल होता है उसके आकलन करने के लिए स्पाइरोमीटर की सहायता लिया जाता है। श्वसन, इंसानों में श्वसन कैसा होता है? सकारात्मक दाब श्वसन या नकारात्मक दाब श्वसन? बताइए। अभी हमने पीछे यहाँ पे आपको बताया था कि इंसानों में श्वसन नकारात्मक दाब द्वारा होता है। कैसा? नकारात्मक दाब। इसका कारण क्या था? कि वायुमंडल का दाब अधिक होगा और फेफड़े का दाब कम होगा, इसलिए अतः इसे हम नकारात्मक दाब श्वसन कहते हैं। मेढक में सकारात्मक दाब श्वसन होता है क्योंकि नम त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। सीधे सरल इस प्रकार से श्वसन आयतन और क्षमता की टॉपिक पे चलें और बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गहराई और ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम को परिभाषित करिए। यानी कि टीबी, टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन को परिभाषित करना है। क्या है ज्वारीय आयतन? किसे कहते हैं? चलिए परिभाषित कीजिए। क्या है इसका ज्वारीय आयतन की परिभाषा? क्या है बताइए। जो व्यक्ति वायु की वह मात्रा जो सामान्य अंतः श्वसन और निःश्वसन के द्वारा लेता है उसे या छोड़ता है उसे टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन या टीबी कहते हैं। समझे? जो अंतः श्वसन, जो सामान्य मात्रा में एक बार में सांस ले सकता है और जो छोड़ सकता है उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। IRV, इंस्पायरेटरी रिसीव्ड वॉल्यूम, यानी कि अंतः श्वसन आयतन को परिभाषित कीजिए। IRV को परिभाषित करें। क्या होगा अंतः श्वसन आयतन का परिभाषा? जो एक कोई व्यक्ति अगर बलपूर्वक श्वसन द्वारा जो वायु की मात्रा अंदर अंतःश्वासित करता है उसे IRV कहा जाता है। ERV को परिभाषित करें। वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वासित किया जा सकता है, एक बार में जितना वायु आप बाहर छोड़ सकते हैं उसे ERV कहते हैं। RV को परिभाषित करें। वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में शेष बच जाता है उसे ERV कहते हैं। IC को परिभाषित करें। वायु की वह सामान्य निःश्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है उसे EC कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। EC
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो वायु की वह मात्रा जो बाहर छोड़ा जा सकता है उसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। एफआरसी, वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में शेष बच जाता है उसे एफआरसी कहते हैं, बलपूर्वक श्वसन के बाद। एफवीसी, वाइटल कैपेसिटी, एफआरसी मतलब फंक्शनल रिसीव्ड कैपेसिटी, एफवीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी। क्या है वाइटल कैपेसिटी? वायु की वह मात्रा जो सामान्य श्वसन के पश्चात अंदर नहीं, बलपूर्वक श्वसन के बाद अंतःश्वासित किया जा सकता है। जैसे क्या सब होगा? ईआरवी, आईआरवी, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टीएलसी को परिभाषित करें, टोटल लंग्स कैपेसिटी को परिभाषित करना है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसके बाद में ही परिभाषा क्लियर है कि वायु की वह मात्रा जो फेफड़ा कुल समायोजित कर सकता है, फेफड़े में जितना वायु समा सकता है उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। कौन सा आयतन स्पायरोमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता? ऐसा कौन सा आयतन है जिसको कि स्पायरोमीटर से भी नहीं माप सकते हैं? तो एफआरसी और टीएलसी को। अच्छा, ये तो कैपेसिटी, क्षमता हो गया ना, आयतन पूछ रहा है तो आयतन है रिसीव्ड वॉल्यूम। अगर स्पायरोमीटर की क्षमता को नहीं मापा जा सकता है तो उसमें होगा एफआरसी और टीएलसी। टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम का कितने मिलीमीटर होता है? एनसीईआरटी लिखता है कि 500 मिलीमीटर होता है। जो ज्वारीय आयतन, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, जो एक बार में श्वसन ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं समान मात्रा में, वो होता है 500। आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिसीव वॉल्यूम, कितने मिलीमीटर होता है? एक बार में अधिकतम कितनी मात्रा सांस ले सकते हैं? तो 2500 से 3000। ईआरवी, एक बार में कितनी श्वसन की मात्रा को छोड़ सकते हैं बाहर? तो 1000 से 1100 तक। आरवी यानी कि रिसीव्ड वॉल्यूम, जो फेफड़े में बचा रहेगा, क्या कितना उसकी मात्रा रहेगा, कितना मिलीमीटर? 1100 से 1200 तक। आईसी यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितनी श्वसन क्षमता को अंदर ग्रहण किया जा सकता है उसे आईसी कहते हैं। तो आईसी का मान क्या हो कि सब शामिल होगा इसमें? एक तो टाइडल वॉल्यूम, दूसरा आईआरवी, ठीक। ईसी यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक तो टाइडल वॉल्यूम इसमें आ जाएगा और ईआरवी आ जाएगा। एफआरवी, सॉरी यहाँ पे एफआरसी होना चाहिए, एफआरसी होना चाहिए। तो एफआरसी में 10 मिलीमीटर शामिल होता है। एफआरसी में क्या और कितने मिलीमीटर शामिल होता है? तो एफआरसी में तो अपना रिसीव्ड वॉल्यूम आ जाएगा जो फेफड़े में शेष बचा है, और एक्सपायरेटरी रिसीव वॉल्यूम आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2100 से 2300 तक। वाइटल कैपेसिटी में क्या शामिल होता है? वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी में ईसी, आईआरवी, टीवी शामिल होता है। सॉरी, ईआरवी, आईआरवी और टीवी शामिल होता है। टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या शामिल होता है? तो आईआरवी, ईआरवी, टीवी, आरवी शामिल होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप जवाब देते होंगे। देखिए अगला है डायग्राम 2 में एक फुफ्फुसीय केशिका के साथ कुपिका यानी एल्वोलाई का एक आरेखीय दृश्य दिखाया गया है। ए से जी तक नामांकित करें। चलिए देख लेते हैं डायग्राम 2 कहाँ पर है और क्या है। देखिए यहाँ पर डायग्राम 2 दिया गया है, इसमें जो भी ABCD दिया गया है, ए से लेकर के जी तक संरचना को नामांकित करें। चलिए ए संरचना का नाम क्या हो जाएगा? ओ हो, ये तो आधारीय झिल्ली तत्व हो गया, आधारी झिल्ली। बी क्या है? आरबीसी का एंडोथीलियम। सी क्या है? आरबीसी। डी क्या है? केशिका का उपकला। ई क्या है? कुपिका की भित्ति। एफ क्या है? कुपिका। जी क्या है? वायुमंडल का आदान प्रदान क्षेत्र। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश गैस के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। क्या है जो गैस के विनिमय का प्राथमिक स्थल है? तो कुपिका गैस के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। विसरण की दर किससे प्रभावित होता है? तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए, क्या क्या होता है? तो सांद्रता, प्रवणता, दूसरा घुलनशीलता, तीसरा झिल्ली की मोटाई, चौथा। अगला क्वेश्चन, वायु कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? बताइए। कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg होता है। कुपिका में यानी एल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब डैश होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में का आंशिक दाब कुपिका में 40 mmHg होता है। ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन का
पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब, ऑक्सीजन रहित मतलब जिसमें ऑक्सीजन के बिना यानी कि विऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो 40 mmHg होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। उत्तक में का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। ऑक्सीजन रहित रुधिर में यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 45 mmHg। ऑक्सीजन युक्त रक्त में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो 95 mmHg। हाँ, उत्तक में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। वायुमंडल और कुपिका में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बीच अंतर कितना होता है तो 55 mmHg होता है। कैसे, जैसे देख लीजिए आप, कहता है वायुमंडल और कुपिका, तो वायुमंडल में क्या होता है पार्शियल प्रेशर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, O2 का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg होता है। कुपिका में की बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुपिका में कितना होता है 104 mmHg और CO2 की बात करें तो 40 mmHg। तो घटाइए, क्या कह रहा है, कुपिका में वायुमंडल और कुपिका में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के बीच का अंतर क्या है, ऑक्सीजन का उठाइए 159 में से अंतर कुपिका का 104 घटाइए, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 बचेगा, यानी 55 mmHg अंतर होगा। समझे कैसे आया 55। तो वायुमंडल और कुपिका में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बीच का अंतर 55 mmHg होगा। एल्वेलाई यानी कुपिका और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कुपिका और वायुमंडल में, तो कुपिका में है 40, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वायुमंडल में 0.3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 39.7 mmHg। समझे कैसे आया। तो कुपिका और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ 39.7 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता यानी कि घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना अधिक होता है बताइए। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इस लाइन को लिखता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना विलेयता में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होता है। विसरण झिल्ली की 3 परतें बताइए। विसरण का जो झिल्ली है उसका 3 परत का नाम बताना है। क्या नाम है, यहाँ पे हमने आपको अभी ही बताया है यहाँ पे कि ये पहला झिल्ली केशिका की झिल्ली, दूसरा कुपिका की भित्ति, दूसरा आधारी झिल्ली, ये तीसरा केशिका की झिल्ली। समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। विसरण झिल्ली की कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से अधिक होता है। गलत बात है भैया, 1 मिलीमीटर से कम ही होता है विसरण झिल्ली का मोटाई। समझे। चलिए अगला टॉपिक का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए, ऑक्सीजन का 10% आरबीसी द्वारा परिवहन होता है। ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत आरबीसी द्वारा परिवहन होता है तो ऑक्सीजन का 97% भाग आरबीसी द्वारा परिवहन होता है। ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत प्लाज्मा में घुली अवस्था के रूप में परिवहन होता है तो ऑक्सीजन का 3% बचा हुआ जो 3% होता है प्लाज्मा में घुल करके परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आरबीसी द्वारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन किया जाता है। सही या गलत बताइए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन किया जाता है। नहीं भाई साहब, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है, ना कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो इसका उत्तर गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आइए अगला क्वेश्चन।
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रतिशत, 10% यानी कितने प्रतिशत कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन किया जाता है? बताइए। जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन से जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो जो परिवहन होता है कितने प्रतिशत होता है? तो 20 से 25%। CO2 10% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था के रूप में परिवहन होता है, तो CO2 का 7% प्लाज्मा में घुली अवस्था के रूप में परिवहन होता है। CO2 का कितने प्रतिशत बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है? तो CO2 का 70%, बाकी बचा 70% बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 8 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, सही या गलत है? गलत। अच्छा, अरे भाई ध्यान से पढ़ो। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में अधिकतम कितने परमाणु? 8 परमाणु, सही तो है। अगर अणु कहता तो 4 होता ना, सही। तो 8 परमाणु ऑक्सीजन परमाणु लेकर के जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय तरीके से बांधता है? बताइए। जो ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन को परिवर्तनीय तरीके से बांध रहा है या अपरिवर्तनीय तरीके से बांध रहा है? तो क्या होगा? परिवर्तनीय तरीके से बांधता है भाई साहब, क्योंकि कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ जाता है, के साथ जुड़ जाता है, कभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ता है? परिवर्तनीय तरीके से जुड़ता है। उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है कि किसका प्रेशर अधिक है। चलिए, ऑक्सीजन वियोजन वक्र को बाधित करने वाले कारक। ऑक्सीजन वियोजन जो वक्र होता है, जो सिग्मोइड आकार का होता है, वो उसको क्या बाधित करता है? बताइए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, दूसरा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तीसरा H+ सांद्रता, चौथा तापमान। समझे? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 7% संतृप्ति को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ के सापेक्ष आलेखित करने पर कौन सा वक्र प्राप्त होता है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बहुत आसान है। जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के 7% संतृप्ति में ऑक्सीजन के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। कौन सा वक्र प्राप्त होता है? सिग्मोइड। बायां विस्थापन यानी कि लेफ्ट शिफ्ट की शर्त क्या है? जब बायां विस्थापित होगा तो उसका क्या शर्त दिया गया है? एनसीईआरटी बोलता है कि जब बायां विस्थापित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घटेगा, H+ सांद्रता घटेगा, तापमान भी घटेगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ जाएगा, तब बायां विस्थापित होगा। दायां विस्थापन का शर्त यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ेगा, H+ सांद्रता बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। अगला सवाल, डायग्राम 3 में ऑक्सीजन वियोजन वक्र की पहचान करें, एक्स और वाई को पहचानें। डायग्राम 3 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इस एक्स, वाई और एक्स संरचना यहाँ है, नामकरण कीजिए। क्या होगा? ये हो गया, जो हो गया ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्ति का मात्रा, और इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का आंशिक दाब। समझे? प्रत्येक 100 मिलीमीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त ऊतक को लगभग कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है? प्रत्येक 100 मिलीमीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त ऊतक को लगभग कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है? तो 100 मिलीलीटर रक्त में ऑक्सीजन का मात्रा 5 मिलीलीटर रक्त ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बंधन को प्रभावित करने वाले कारक, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज अनुपस्थित होता है, गलत बात है, उपस्थित होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज डैश और डैश से डैश के संगठित को उत्प्रेरित करता है। कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है वह H2O यानी कि जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से H2CO3 के गठन को प्रेरित करता है। H2CO3 जो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक, उसी को H2CO3 कहा जाता है। प्रत्येक 50 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड रक्त द्वारा कोशिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की 10% मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है, पर सिंपल है कि 50 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनसीईआरटी लिखता है कि 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है, तो 50 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोशिका में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी मात्रा मुक्त होगा? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 100 में जब 4 मिलीलीटर होगा तो 50 मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर मुक्त होगा। समझे? चलिए अगला और लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क डैश में श्वसन लय केंद्र मौजूद होता है। मस्तिष्क के किस क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र
मौजूद होता है। तो मस्तिष्क के मेडुला में श्वसन लय केंद्र मौजूद होता है। श्वसन लय केंद्र यानी कि रिसेप्टरी रिदम सेंटर मुख्य रूप से नियमन के लिए जिम्मेदार होता है। जो श्वसन लय केंद्र है, रिसेप्टरी रिदम सेंटर है, मुख्य रूप से किस चीज के नियमन के लिए जिम्मेदार है? तो जो रिसेप्टरी रिदम सेंटर है, हाँ, यही जिम्मेदार है श्वसन के लिए। पोन्स में मौजूद डैश केंद्र, पोन्स में कौन सा केंद्र मौजूद है जो कि उनके कार्यों को नियंत्रित करता है? पोन्स में मौजूद नीमोटैक्सिक सेंटर श्वसन लय केंद्र के कार्य को नियंत्रित करता है। किस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा, एक बार और पढ़िए। किस केंद्र के तंत्रिका तंत्र संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर देता है? यही न्यूमोटैक्सिक केंद्र। डैश के पास एक रसायन संवेदी केंद्र होता है जो डैश और डैश के लिए अति संवेदी होता है। तो लय श्वसन लय केंद्र के पास ही ना, हाँ, तो श्वसन लय केंद्र के पास एक रसायन संवेदी केंद्र होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ सांद्रता के लिए अति संवेदी होता है। डैश और डैश से जुड़ी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ सांद्रता को पहचानते हैं। तो महाधमनी चाप और धमनी वक्र शंकु, अरे भाई वक्र शंकु नहीं था, इसका क्या नाम था? ग्रीवा शंकु, ग्रीवा धमनी। हाँ, तो महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संरचना कार्बन डाइऑक्साइड और H+ सांद्रता को पहचानते हैं। श्वसन के नियमन में ऑक्सीजन प्रमुख भूमिका निभाती है। गलत बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निभाता है। ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनी और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट क्या कहलाता है? तो अस्थमा कहलाता है। जब अस्थमा होता है जिस व्यक्ति को, तो उसके श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ उत्पन्न होता है, जिसे श्वसनी का सूजन भी कहा जाता है, और उससे वो व्यक्ति घरघराहट उत्पन्न होता है सांस लेने में, ठीक, जिसे अस्थमा कहते हैं। डैश और डैश की भित्ति डैश में डैश की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस का विनिमय घट जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को वात स्फीति नामक रोग होता है तो उसके कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि गैस का विनिमय का सतह घट जाता है। वात स्फीति एक तीव्र या चिरकालिक रोग है। कैसा है? वात स्फीति एक चिरकालिक रोग है। अस्थमा के प्रमुख कारण में से एक सिगरेट धूम्रपान। अरे नहीं भैया, अस्थमा कहाँ, वात स्फीति। जब वात स्फीति होता है तो उसका एक कारण ये भी है कि कोई व्यक्ति सिगरेट जैसे धूम्रपान का सेवन करता है। रेशामियता या फाइब्रोसिस किस श्वसन का विकार है? रेशामियता या फाइब्रोसिस किस श्वसन का विकार है? तो किस श्वसन का विकार है? व्यावसायिक श्वसन संबंधी रोग का विकार है। किस उद्योग में काम करने वाले लोगों को व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार होता है? तो जो व्यक्ति ये पत्थर या फिर कूटने पिसने के काम में रहता है, उसे इस प्रकार का व्यावसायिक संबंधी रोग होता है। लंबे समय तक धूल में के संपर्क में रहने से डैश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? शोथ उत्पन्न होता है, जिससे डैश हो जाता है, तो फाइब्रोसिस हो जाता है उस व्यक्ति को। ऐसे उद्योग में कामगारों को सुरक्षात्मक मास्क नहीं लगाना पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क में धूल जमा होने के कारण परेशानी। अरे भैया गलत बात है, पर मास्क तो पहनना चाहिए जिससे कि उसे धूल से सुरक्षा हो सके। धूल जम कैसे हो जाएगा? मास्क तो सुरक्षा करेगा ना। ORD यानी कि ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिजीज के उदाहरण देना है। तो सिलिकोसिस और एब्सिस्टोसिस। ऊंचाई के बीमारी का कारण बताइए। जो एल्टीट्यूड सिकनेस का बीमारी का क्या कारण है? ऊंचाई पे जो बीमारी होता है उसका कारण ये है कि भाई जब वायुमंडल पे उच्च मात्रा में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अंतः श्वसन की क्रिया धीमी हो जाता है, यानी कि नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन कुपिका तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े कि मनुष्य नकारात्मक श्वसन करता है, यानी कि वायुमंडल का दाब अधिक होना चाहिए और फेफड़े का दाब कम होना चाहिए,
तब ना होगा श्वसन। लेकिन जब उच्च स्थान पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पर वायुमंडल का दाब घट जाता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन ऑक्सीजन को पिका तक नहीं पहुँच पाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमने 113 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठाया और यहाँ पे सवाल को, हर सवाल को आसान भाषा में समझाने और जवाब देने का प्रयास किया है। बाकी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जमे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मचाते रहिए, एनसीईआरटी की दुनिया में जमे रहिए।